क्या कभी ऐसा एहसास हुआ है किसी को जैसे उसके अपने डिसीजंस असल में उसके खुद के हैं ही नहीं? ये एक बहुत ही डीप ख्याल है। राइट, एक बहुत ही अजीब, गहरी और थोड़ी डरावनी सी फीलिंग, जैसे जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में जा चुका हो। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि उस इंसान को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता। एग्जैक्टली जैसे कोई पर्दे के पीछे छिपा हुआ इनविजिबल पपेटियर हो जो खामोशी से सारे स्ट्रिंग्स पुल कर रहा हो। ये वाकई एक बेचैन कर देने वाला थॉट है। और अगर सच कहा जाए तो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और सेडक्शन बिल्कुल इसी खामोशी के साथ काम करते हैं। सही बात है। ये कोई शोर शराबे वाला अटैक नहीं होता जहां कोई आकर सीधा धमका दे। ये एक ऐसा धीमा प्रोसेस है जो धीरे धीरे एक इंसान को पूरी तरह से अपने अंदर खींच लेता है, बिना किसी शोर के। बिल्कुल बिना किसी शोर के। जब तक किसी को ये एहसास होता है कि वो किसी स्पेल या जादू के असर में है, तब तक वो पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस चुका होता है। ओह वाओ, तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसे सिर्फ समझना ही काफी नहीं है। आज की इस गहरी चर्चा यानी इस डीप डाइव का मकसद सिर्फ इन माइंड गेम्स को समझना नहीं, बल्कि उस ट्रैप से बच निकलने का रास्ता ढूंढना है, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि आज पूरा फोकस डिफेंस पर है, अपना कंट्रोल वापस लेने पर है। हमारा मकसद है उन इनविजिबल स्ट्रिंग्स को देखना और उन्हें हमेशा के लिए काट देना। सही कहा। लेकिन डिफेंस सीखने से पहले सोर्सेस के हिसाब से हमें उन लोगों को समझना होगा जो नेचुरली अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिन्हें एंटी सेड्यूसर्स कहा जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एंटी सेड्यूसर्स एक मैनिपुलेटर के बिल्कुल उलट होते हैं। अच्छा? हाँ, क्योंकि एक शातिर मैनिपुलेटर बहुत अच्छे से जानता है कि अट्रैक्शन को बिल्ड कैसे करना है, सामने वाले की साइकोलॉजी को रीड कैसे करना है। पर एक एंटी सेड्यूसर अपनी हरकतों से, अपने ही नेचुरल बिहेवियर से किसी भी संभव कनेक्शन को तबाह कर देता है। तो मतलब अगर हमें असल डिफेंस सीखना है तो पहले ये समझना होगा कि एक ह्यूमन कनेक्शन नेचुरली टूटता कैसे है। एग्जैक्टली। तो सोर्सेज की माने तो सबसे पहला टाइप जो इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करता है वो है द ब्रूट। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करना पसंद करते हैं। इनके पास दूसरों की फीलिंग्स के लिए लिटरली जीरो एम्पैथी होती है। जीरो, बिल्कुल सही। एक आम जिंदगी का एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए कोई डेट पर गया है और सामने वाला इंसान पिछले 1 घंटे से सिर्फ अपने अचीवमेंट्स, अपनी गाड़ियों और अपनी लाइफ के बारे में बोल रहा है। दूसरे ने क्या खाया, क्या सोचा, इसके लिए कोई जगह ही नहीं है। ये बहुत ही आम सिनेरियो है। अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को देखें तो ऐसे लोग शॉर्ट टर्म में बहुत पावरफुल या डोमिनेंट लग सकते हैं। ऐसा लगता है कि वो पूरे रूम को कमांड कर रहे हैं। हाँ, डोमिनेटिंग लगते हैं शुरू में, पर लॉन्ग टर्म में लोग इनसे दूर भागने लगते हैं। इसका एक सीधा सा कारण है, बिना एम्पैथी के डीप ह्यूमन कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी इंसान वहां नहीं रुकना चाहता जहां उसकी आवाज की या उसके वजूद की कोई कीमत ना हो। राइट, कनेक्शन एक 2 वे स्ट्रीट होती है। बिल्कुल, एक 2 तरफा रास्ता है और द ब्रूट उस रास्ते को 1 वे बना देता है। इसका मतलब एम्पैथी की कमी कनेक्शन को डायरेक्ट किल करती है। फिर हमारे सोर्सेज एक और टाइप की बात करते हैं जिसे द मॉरलाइजर कहा गया है। हाँ, द मॉरलाइजर। हाँ, ये वो लोग हैं जो हर वक्त जज करते हैं, दूसरों की हर छोटी चीज पर लेक्चर देते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक छोटी सी उलझन है। क्या किसी को सही एडवाइस देना या सही रास्ता दिखाना गलत होता है? अगर कोई दोस्त कुछ गलत कर रहा है तो उसे टोकना एंटी सेड्यूसिंग की कैटेगरी में कैसे आ गया? ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे समझना चाहिए। देखिए, सही एडवाइस देना या किसी की फिक्र करना गलत नहीं है, पर द मॉरलाइजर असल में एडवाइस नहीं देता, वो अपनी मॉरल सुपीरियरिटी दिखाता है। ओह, मतलब वो बेटर फील करना चाहते हैं। हाँ, वो ये साबित करना चाहता है कि वो सामने वाले से ज्यादा समझदार और बेहतर है। जब कोई लगातार जजमेंट पास करता है ना, तो सामने वाला कभी कंफर्टेबल फील नहीं करता। ट्रू, बिल्कुल नहीं। उस इंसान को लगता है कि वो हमेशा किसी टेस्ट में बैठा है जिसे वो बार बार फेल कर रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बेसिक फंडामेंटल है, जहां कंफर्ट नहीं है वहां अट्रैक्शन या ट्रस्ट सर्वाइव नहीं कर सकता। राइट। एक सेफ स्पेस चाहिए होता है। एग्जैक्टली, एक सेफ स्पेस जहां कोई अपनी कमजोरियां दिखा सके, और द मॉरलाइजर उस सेफ स्पेस को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो एक तरह से वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उस सेफ स्पेस को खा जाता है। कोई भी हमेशा एक स्टूडेंट बनकर नहीं रहना चाहता जिसे बार बार डांट पड़ रही हो। बिल्कुल सही बात है। और इसी लिस्ट में एक तीसरा टाइप भी है, द टाइट वार्ड। ये वो लोग हैं जो ना तो फाइनेंशियली कुछ इन्वेस्ट करते हैं और सबसे बड़ी बात, ना ही इमोशनली। इनकी तरफ से हर तरह का इन्वेस्टमेंट
लगभग 0 होता है। और इसी वजह से इनको साइकोलॉजी में अक्सर एनर्जी वैम्पायर्स भी कहा जाता है। एनर्जी वैम्पायर्स? हाँ, सोचो एक कनेक्शन या रिश्ता एक पौधे की तरह होता है जिसे ग्रो करने के लिए टाइम, इमोशन और कभी-कभी रिसोर्सेज का पानी चाहिए होता है। द टाइट वॉट की प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ रिसीव करना जानता है, सिर्फ लेना देना कुछ नहीं। राइट। जब वो कोई इमोशनल सपोर्ट, वक्त या ध्यान इन्वेस्ट ही नहीं करते तो सामने वाले का इमोशनल बैंक अकाउंट धीरे धीरे खाली होने लगता है। मैन, ये बहुत ड्रेनिंग होता होगा। बहुत ज्यादा। एक वक्त आता है जब दूसरा इंसान कंप्लीटली ड्रेन हो जाता है, उनके पास देने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो अगर एम्पैथी की कमी, लगातार जजमेंट और इमोशनल कंजूसी एक नेचुरल कनेक्शन को खुद ब खुद तोड़ सकते हैं, तो फिर लोग उन मैनिपुलेटर्स के जाल में कैसे फंस जाते हैं जो इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक और टॉक्सिक होते हैं? ये एक बहुत लॉजिकल सवाल है ना? मतलब एक नेचुरल कनेक्शन टूट जाता है, पर मैनिपुलेटर का बनाया हुआ आर्टिफिशियल स्पेल ब्रेक क्यों नहीं होता? उस इल्यूजन को तोड़ने का पहला स्टेप क्या है? ये हमारे डीप डाइव का सबसे क्रूशियल हिस्सा है। एक मैनिपुलेशन के स्पेल को तोड़ने के लिए उस इल्यूजन के स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, और इसका सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस और एनालिसिस। स्पेसिफिकली एक कॉन्सेप्ट जिसे हम आइसोलेशन टेस्ट कह सकते हैं। आइसोलेशन टेस्ट? ओके, इसका मतलब ये चेक करना कि क्या वो इंसान किसी को उसके पुराने दोस्तों और परिवार से धीरे धीरे दूर कर रहा है? हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि सोर्सेस के मुताबिक मैनिपुलेशन हमेशा अकेलेपन में यानी आइसोलेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। जब कोई इंसान बिल्कुल अकेला महसूस करता है तभी एक मैनिपुलेटर का कंट्रोल एब्सोल्यूट होता है। बिल्कुल सही समझिए आप। बड़े बड़े कल्ट्स भी शुरुआत में यही टैक्टिक यूज करते हैं। एक शातिर मैनिपुलेटर कभी अचानक से आकर ये नहीं कहेगा कि आज से तुम अपने दोस्तों से नहीं मिलोगे। राइट, वो इतना ऑब्वियस नहीं होते। ये बहुत सटली, बहुत प्यार से किया जाता है। वो कहेगा तुम्हारे दोस्त तो तुम्हें समझते ही नहीं है, सिर्फ मैं हूं जो तुम्हारी असली वैल्यू जानता हूं। क्लासिक मैनिपुलेशन। या फिर कहेंगे कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी ग्रोथ रोक रहा है, वो लोग जलते हैं तुमसे। धीरे धीरे विक्टिम का पूरा सपोर्ट सिस्टम कट ऑफ कर दिया जाता है। और इसका मेन रीजन क्या होता है? इसका कारण बहुत प्रैक्टिकल है। एक अकेला इंसान रियलिटी चेक नहीं कर पाता। उसके पास कोई थर्ड पर्सपेक्टिव, कोई बाहरी नजर नहीं होती जो उसे रोक कर बता सके कि भाई सुनो, ये जो हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। बाप रे, ये तो एक साइकोलॉजिकल जेल बनाने जैसा है, जहां दीवारें ईंट और पत्थर की नहीं बल्कि डाउट्स की होती हैं। बहुत अच्छा मेटाफर है ये। और एक बार आइसोलेशन हो गया, उसके बाद आता है स्टेप 2, पैटर्न एनालिसिस। स्पेसिफिकली वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। यस, हॉट एंड कोल्ड। मतलब कभी वो इंसान इतना क्लोज होता है, इतना प्यार और अटेंशन देता है कि लगता है दुनिया की सबसे परफेक्ट चीज मिल गई है, और फिर सडनली बिना किसी क्लियर रीजन के एक्सट्रीम डिस्टेंस, एकदम कोल्ड, जैसे कोई जानता ही ना हो। ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर मैनिपुलेटर्स के सबसे डिस्ट्रक्टिव टूल्स में से। कैसे? जब कोई अचानक से कोल्ड हो जाता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के विड्रॉ कर लेता है, तो विक्टिम सामने वाले पर सवाल उठाने के बजाय खुद को ब्लेम करने लगता है। ओह, सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। हाँ, वो सोचने लगते हैं मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मैं ऐसा क्या बदलाव लाऊं कि वो पहले वाला वार्म फेज, वो प्यार भरा दौर वापस आ जाए। ये एक एंडलेस साइकिल बन जाती है जिसमें एंग्जाइटी और डेस्परेशन लगातार बढ़ती रहती हैं। यहाँ मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है जो मैंने कहीं पढ़ी थी। बताइए। ये पूरा पैटर्न बिल्कुल एक कसीनो के स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। सोचो, अगर किसी को स्लॉट मशीन में हर बार जीत मिले तो वो थोड़ी देर में बोर होके चला जाएगा। सही बात है। और अगर हर बार सिर्फ हार मिले तो वो फ्रस्ट्रेट होके खेलना छोड़ देगा। पर क्योंकि रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबल है, कभी जैकपॉट मिलता है, कभी कुछ नहीं, तो इंसान पूरी तरह से हुक्ड रहता है। वो अगले विन या अगले वार्म फेस के इंतजार में अपना सब कुछ दांव पर लगाता रहता है। ओह वाओ, ये एनालॉजी इस बिहेवियर को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। साइकोलॉजी की भाषा में इसको इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, राइट। ये सीधा ह्यूमन ब्रेन के डोपामिन सिस्टम को हैक कर लेता है। ये कोई अचानक बदला हुआ मूड या रैंडमनेस नहीं है। एक मैनिपुलेटर को बहुत अच्छे से पता होता है कि वो क्या कर रहा है। ये एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी होती है। कितना डार्क है ये, है ना? पर यहाँ सबसे ताकतवर बात यह है कि जैसे किसी को इस पैटर्न की समझ आती है, जैसे ही उन्हें दिखता है कि स्लॉट मशीन अंदर से रिग की हुई है, इल्यूजन वहीं टूटने लगता है। अवेयरनेस ही उस स्पेल का सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब जैसी अंधेरा छटता है, जादू खत्म। जब पता चल गया कि मशीन खराब है तो कॉइन डालना बंद। एग्जैक्टली। लेकिन पैटर्न समझ आने के बाद एक्चुअल एक्शन क्या होना चाहिए? सिर्फ समझना किसी को ट्रैप से बाहर नहीं निकाल सकता।
कंट्रोल वापस लेने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? सोर्सेज बताते हैं स्टेप 3 के बारे में, जिसे अटेंशन विड्रॉल या कोल्ड टर्की कहते हैं। देखिए, सेडक्शन और मैनिपुलेशन का मेन इंजन, उनकी गाड़ी का फ्यूल सिर्फ एक ही चीज होती है, अटेंशन। सिर्फ अटेंशन। हाँ, एक सच्चा मैनिपुलेटर इस बात से फर्क नहीं करता कि उन्हें मिलने वाली अटेंशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। चाहे कोई उनकी तारीफ करे, उनके पीछे भागे या उनसे गुस्से में लड़े और रोएं, दोनों ही केसेस में उन्हें यह पावर फील होती है कि वो किसी के इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ओह, मतलब लड़ना भी उनको फ्यूल देना ही है। बिल्कुल। अगर वो अटेंशन पूरी तरह से वापस ले ली जाए, यानी एकदम से सब कुछ कट ऑफ कर दिया जाए, तो उनका पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। कोल्ड टर्की का मतलब है जीरो कॉन्टैक्ट, जीरो एक्सप्लेनेशन। उन्हें वो इमोशनल ऑक्सीजन देना बंद कर देना जिस पर वो जिंदा है। लेकिन, और ये मेरा एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इशू है इस चीज को लेकर, एक आम इंसान की लाइफ में कोल्ड टर्की हमेशा पॉसिबल नहीं होता। हाँ, ये एक रियलिटी है। मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन है जहां मैनिपुलेटर एक वर्क प्लेस में है, जैसे कोई बॉस या साथ काम करने वाला कोलीग, या फिर फैमिली का ही कोई ऐसा मेंबर हो जिसके साथ रहना या जिसे रोज फेस करना मजबूरी है। ऐसे हालात में क्या किया जाए? तब तो उन्हें पूरी तरह इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता ना। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और सच में बहुत से लोगों की रियल जिंदगी का हिस्सा है। ऐसी सिचुएशंस के लिए साइकोलॉजी में एक बहुत एडवांस्ड और इफेक्टिव टेक्निक होती है, जिसे स्ट्रैटेजिक बोर्डम या ग्रे रॉक मेथड कहते हैं। ग्रे रॉक मेथड, नाम ही बहुत दिलचस्प है। ये एक बहुत पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म है जब फिजिकल एस्केप तुरंत पॉसिबल ना हो। इसका बेसिकली मतलब यह है ना कि एकदम एक बोरिंग साधारण से पत्थर की तरह बन जाना, जिसमें कोई हलचल ना हो। अगर हम इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लें तो ये कैसा दिखेगा? जैसे मान लीजिए वही टॉक्सिक बॉस किसी को प्रोवोक करने के लिए कहता है कि तुम्हारा काम हमेशा एवरेज होता है, तुमसे कुछ नहीं होगा। एक नॉर्मल रिएक्शन क्या होता? गुस्सा करना, खुद को डिफेंड करना या अपसेट हो जाना, राइट? बिल्कुल। और मैनिपुलेटर चाहता भी यही है कि सामने वाला अपना आपा खोए और इमोशनल रिएक्शन दे। पर ग्रे रॉक टेक्निक में इंसान कोई इमोशन नहीं दिखाता। तो वो क्या बोलेंगे? उस प्रोवोक करने वाली बात पर जवाब होगा सिर्फ मैं इस फीडबैक को ध्यान में रखूंगा, या फिर बस ओके ठीक है। ओ, बिल्कुल फ्लैट। हाँ, चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, आवाज में कोई दुख नहीं, बिल्कुल एक डल ग्रे पत्थर की तरह, जिसमें कोई जिंदगी, कोई स्पार्क ना हो। मैनिपुलेटर्स रिएक्शन को कंज्यूम करके एनर्जी लेते हैं, राइट, उनका फ्यूल। जब उन्हें लगातार कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जब उन्हें लगता है कि सामने वाला इंसान उनके किसी भी वार पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो वो अपना इंटरेस्ट कंप्लीटली लूज कर देते हैं। वो बोर हो जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और किसी नए टारगेट की तलाश में निकल जाते हैं जहां से उन्हें आसानी से इमोशनल सप्लाई मिल सके। तो एक तरह से मैनिपुलेटर्स को उनके ही खेल में हराने का सबसे आसान तरीका है खेलने से इनकार कर देना। ये अप्रोच काउंटर इंट्यूटिव है पर बहुत ताकतवर लगती है। आप लिटरली उनको बोर करके दूर कर देते हैं, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी ड्रामा के। लेकिन ये सब टेक्निक्स, चाहे कोल्ड टर्की हो या ग्रे रॉक, ये तो टेम्पररी सिचुएशंस या किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए है ना। ये तब काम आती हैं जब कोई ऑलरेडी जाल में फंस चुका हो। पर अगर हम बात करें एक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी की, एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जिससे कोई दोबारा कभी इस तरह की सिचुएशन में फंसे ही ना, उसका राज क्या है? अगर हम डिफेंस के एब्सोल्यूट कोर की सबसे गहरी जड़ की बात करें, तो दी अल्टीमेट डिफेंस सिर्फ एक ही है, सेल्फ मास्टरी। सेल्फ मास्टरी। जब हम इन मैनिपुलेटर्स के माइंड गेम्स को डीपली स्टडी करते हैं, तो एक कड़ी सच्चाई बहुत क्लियर हो जाती है। किसी भी इंसान की पर्सनल इनसिक्योरिटीज उसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट होती है। वीक पॉइंट, राइट। एक मैनिपुलेटर कभी किसी ऐसे इंसान पर लंबा अटैक नहीं कर पाता जो अंदर से सिक्योर और सेल्फ अवेयर हो। वो हमेशा ढूंढते हैं उन क्रैक्स को, उन इनसिक्योरिटीज को, जैसे अकेलेपन का डर, वैलिडेशन की भूख या खुद पर डाउट, और वहीं से उनके दिमाग में एंटर करते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एनालॉजी यूज की जा सकती है। ये बिल्कुल किसी कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने जैसा प्रोसेस है। कैसे, बताएं? अगर एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज हैं, पुराने बग्स हैं, जिन्हें यहाँ हम इनसिक्योरिटीज कह सकते हैं, तो एक हैकर यानी मैनिपुलेटर बहुत आसानी से उस सिस्टम में घुसकर उसको कंट्रोल कर सकता है। सही बात है। अदर वक्त रहते उस सिस्टम को अपडेट कर दिया जाए, उन सारी वल्नरेबिलिटीज को ढूंढकर उन्हें पैच कर दिया जाए, तो चाहे हैकर कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो उस सिस्टम को ब्रेक नहीं कर पाएगा। ये एकदम परफेक्ट कंपैरिजन है। सेल्फ मास्टरी असल में उस सॉफ्टवेयर को पैच करने का ही नाम है।
वाह। जब कोई इंसान अपने ऊपर काम करता है, अपनी इनसिक्योरिटीज को फेस करके उन्हें एक्सेप्ट करता है और अपने आसपास स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बिल्ड करता है, तो उस इंसान को मैनिपुलेट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि उन्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। एग्जैक्टली। ऐसे इंसान को इस बात का डर नहीं होता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। उसे अपनी वैल्यू पता होती है। इसलिए अगर कोई मैनिपुलेटर आकर उसे इंसल्ट भी करे या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो वो अंदर से नहीं हिलता। क्योंकि उसकी सेल्फ वर्थ किसी बाहरी वैलिडेशन पर टिकी ही नहीं होती। बिल्कुल। कंट्रोल पूरी तरह से उसके अपने अंदर से आता है। तो इसका पूरा निचोड़ क्या है? अगर इस पूरी जर्नी को एक फ्रेम में रखा जाए तो ये एक बहुत ही आई ओपनिंग साइकिल रही हमारी। इस डीप डाइव के पार्ट 1 में हमने एक्सप्लोर किया था अट्रैक्शन, कैसे लोग एक दूसरे की तरफ नेचुरली खिंचे चले जाते हैं। राइट। पार्ट 2 में बात हुई पर्सनैलिटीज की, किन किन अजीब और खतरनाक टाइप्स के मैनिपुलेटर्स और सीड्यूसर्स इस दुनिया में मौजूद हैं। फिर पार्ट 3 में समझा गया प्रोसेस, वो स्टेप बाय स्टेप तरीका, वो ट्रैप जिससे माइंड गेम्स खेले जाते हैं। और आज ये फाइनल पार्ट 4 फोकस कर रहा था डिफेंस पर। कैसे हर इल्यूजन को तोड़कर अपनी असली पावर को वापस क्लेम किया जाए। यस। ये कंप्लीट साइकिल शुरुआत से आखिर तक समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सच्ची अवेयरनेस ही सबसे बड़ा हथियार है। जब किसी को पता चल जाता है कि मैनिपुलेशन के मैकेनिक्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं, तो वो धुंधला इल्यूजन हमेशा के लिए गायब हो जाता है, जैसे एक मैजिक ट्रिक का पर्दाफाश होना। बिल्कुल। उसके बाद चाहे जादूगर कितना भी माहिर क्यों ना हो, वो दोबारा कभी किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर कोई इंसान इन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स और रेड फ्लैग्स के बारे में कंप्लीटली अवेयर है, तो चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वो इंसान दोबारा अनजाने में किसी खेल का शिकार नहीं बन सकता। नॉलेज और अवेयरनेस लिटरली एक आर्मर, एक कवच की तरह काम करती है। ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई छीन नहीं सकता। सही बात है। तो इस मोड़ पर एक जरूरी बात उन सभी सुनने वालों के लिए जिन्होंने पिछले हिस्से यानी पार्ट 1, 2 या 3 मिस कर दिए हैं, उन सभी डीप डाइव्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस पूरी साइकिल को समझने के लिए उन्हें एक बार जरूर सुने, क्योंकि जब तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती, तब तक छोटी छोटी डिटेल्स मिस होने का डर रहता है। और अगर सुनने वाले इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ओह यस, और चाहते हैं कि हम साइकोलॉजी और पावर डायनामिक्स की दुनिया में एक नए लेवल पर डीप डाइव करें, जैसे कि रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर और कंट्रोवर्शियल किताब 48 लॉज ऑफ पावर का डीप एनालिसिस। ओह दैट वुड बी अमेजिंग। तो बिना किसी देरी के कमेंट्स में अभी लिखें नेक्स्ट सीरीज। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग उस डार्क साइकोलॉजी और पावर के खेल को समझने के लिए तैयार हैं। जरूर। और अगर आज की ये जर्नी, आज का ये डिफेंस गाइड किसी की लाइफ में थोड़ी भी क्लैरिटी लाया हो, तो इस डीप डाइव को लाइक जरूर करें और ऐसे ही पावरफुल माइंड ओपनिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक आखिरी ख्याल जिसे सबको अपने दिमाग में रखना चाहिए, इस पूरी जानकारी का मकसद किसी को डर में जीना या पैरानॉइड बनाना नहीं है। इसका मकसद है हर हालात के लिए पहले से तैयार रहना। तो एक बार फिर से उस इनविजिबल पपेटियर के बारे में सोचिए जिससे इस चर्चा की शुरुआत हुई थी। जब तक अंधेरा था, इग्नोरेंस थी, वो इनविजिबल स्ट्रिंग्स अपना काम कर रही थी, पर अब अवेयरनेस और नॉलेज की रोशनी में वो स्ट्रिंग्स और उन्हें पकड़ने वाले हाथ दोनों क्लियरली दिख रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या अब इंसान तैयार है उस कैंची का इस्तेमाल करने के लिए जो हमेशा से उसी की जेब में थी? स्टे अवेयर, स्टे पावरफुल।